टॉपिक है क्रिया का वर्गीकरण। तो इस क्रिया का जो वर्गीकरण है हम लोग 3 आधार पे करते हैं। क्रिया का वर्गीकरण कितने आधार पे करते हैं? 3 आधार पे। ध्यान क्या रखना है कि क्रिया का वर्गीकरण जब भी हम करेंगे 3 आधार पे करेंगे। देखो आज तक तुम लोग पढ़ते आए हो ना, तो क्रिया को आप लोगों ने पढ़ा है सकर्मक और अकर्मक, बस आपने पढ़ा क्रिया क्या है उसका परिभाषा पढ़ लिया, फिर सकर्मक क्या अकर्मक क्या, कहानी खत्म। हेतु हेतु मदभूत, ऐसे प्रेरणार्थक क्रिया तो सहायक क्रिया, ऐसा आपने कुछ पढ़ा, पर वो कहां से आया है उसका क्या लिंक है नहीं पता, है ना। जैसे अभी हम लोग क्रिया पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हम लोग लिंक क्या बताए कि शब्द विचार से बताए कि देखो देखो ये कहाँ है कि नहीं। तो इसी तरह से आज हम लोग पूरे इसको विस्तार से जानेंगे कि क्रिया का वर्गीकरण हम 3 आधार पे करते हैं। पहला आधार क्या है? कर्म के आधार पे, ठीक है भाई। दूसरा आधार क्या है? संरचना, संरचना के आधार पे, ठीक है। और यहाँ तीसरा आधार क्या है? काल के आधार पे, ठीक है, काल या समय के आधार पे। क्या इसमें हम प्रयोग भी रख सकते हैं? बनावट नहीं रख, प्रयोग, प्रयोग है। तो कर्म के आधार पे, संरचना या प्रयोग के आधार पे, काल के आधार पे और समय के आधार पे। ध्यान से सुनना, कर्म के आधार पे क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, संरचना के आधार पर क्रिया 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन जब ये दोनों मिलके आ जाता है तो ये 8 प्रकार हो जाते हैं और यहाँ 3 प्रकार होते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्रिया कर्म के आधार पे कितने प्रकार के होता है, तो हमें याद आनी चाहिए उस समय एग्जाम हॉल में कि कर्म के आधार पे क्रिया 2 प्रकार के होता है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए संरचना और प्रयोग के आधार पे क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो हम 8 कहेंगे। लेकिन केवल आपसे पूछा जाए कि संरचना के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तो आपको 5 कहने, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप पूछा प्रयोग के आधार पे तो 3 कह देंगे, ऐसा नहीं। वो ये क्वेश्चन क्या है, संरचना के आधार पे तो कितना होगा 5, संरचना और प्रयोग के आधार पर कितना है 8, ठीक है, ऐसे ही आएगा। काल और समय के आधार पर कितना आएगा 3, ठीक है। इसमें कर्म के आधार पर आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 2 चीजें होता है, देखो ये कर्म है ना, तो यहां हो गया कर्म, यहां भी हमने लिख दिया कर्म, यहां पे हमने जोड़ दिया एगो अ जोड़ दिया और एगो में स जोड़ दिया, उपसर्ग मानो ना। तो अकर्मक लास्ट में क लगा दिया, क लगा दिया, तो अकर्मक और सकर्मक। देखो स का मतलब होता है सहित या साथ, होता है ना। अ का अर्थ क्या लेते हैं? नहीं से लेते हैं। इसका मतलब कर्म नहीं, कर्म नहीं, इसके अलावा कर्म साथ या कर्म सहित। इसका मतलब ये हुआ कि रहित तो बोल सकते, किसको, हाँ, तो इसको हम कर्म रहित भी बोल सकते हैं। रहित, ये क्या है? सहित। तो देखो ध्यान से, स मतलब सहित, अकर्मक मतलब कर्म के सहित, और ये क्या है? कर्म के रहित। शाब्दिक अर्थ निकल के आएगा। अकर्मक का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? कर्म से रहित, है ना, या कर्म के रहित। और सकर्मक का शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आएगा? कर्म के सहित, ठीक है, कर्म सहित। अब आगे सुनना ध्यान से, हम इसका परिभाषा के बारे में सोच रहे हैं, बहुत मतलब मुश्किल होता है इसको याद रखना। कई लोग गलती करते हैं। क्या गलती होता है? ये पता नहीं चलता है कि किसमें फल कर्ता पे पड़ेगा और किसमें फल कर्म पे पड़ेगा। अब ध्यान से तुम यहां देखो, ध्यान से, चलो एक चीज बताते हैं, उसको ध्यान देना पहले। ये जो क्रिया है ना, ये क्रिया है, जब काम होगा कुछ ना कुछ, जब काम होगा तो बताओ उसका फल होगा या नहीं। लोग बोलते हैं ना, गीता में भी बताया गया है कि तुम अपने काम करते चलो, फल की चिंता न करो, कार्य करो, कर्म करो, कर्म करो, फल की चिंता न करो। इसका मतलब साफ है कि अगर हम कोई काम करेंगे तो उसका फल मिलेगा। अच्छा भी हो सकता है फल, बुरा भी हो सकता है। तो ये जो क्रिया है ये क्या कर रहा है? एक प्रकार के क्या है, काम ही तो है, कोई काम ही तो कर रहे हैं, काम करने का ही तो बोध करा रहा। तो जब काम हो रहा है तो उसका फल बनेगा कि नहीं? फल होगा ना, कुछ ना कुछ तो फल निकलेगा। तो जब फल होगा तो किस पे प्रभाव पड़ेगा? कुछ पे। अब देखो काम हमने किया, उसका कुछ ना कुछ फल आया, तो करने वाला इंसान पे फल पड़ सकता है। अब अगर हम आज खूब मान लो या तुम खुद मेहनत करते हैं, खूब पढ़ते लिखते हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो बाद में फल भी मिलेगा, तो हम ही लोग को मिलेगा। या फिर हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, जैसे किताब वोताब लिख दिया, कोई नाटक वगैरह लिख दिया, कोई उपन्यास लिख दिया, और संयोग से मान लो हम चले गए इस दुनिया से, तो सारी बातें, वो सारा जो फल होगा, आउटकम होगा, वो किसको मिलेगा? मेरे घर वाले को।
और हमको तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि हम ही नहीं है कि नहीं, ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब साफ है कि काम हुआ है तो फल तो पड़ेगा। अब फल किसी पर भी पड़ेगा, या तो कर्म पे या कर्ता पे। अब ध्यान ये रखना है कि क्रिया के बगल में जो रहेगा उसी पे फल पड़ेगा, क्रिया के बगल में जो रहेगा उसी पे फल पड़ेगा, क्रिया के बगल में जो रहेगा उस पे फल पड़ेगा। जैसे हमने कहा राम किताब पढ़ता है, तो बताओ इसमें क्रिया कहाँ है, क्रिया कहाँ है, ये ये पढ़ना क्रिया है यहाँ पे, इसके बगल में कौन है, तो फल किस पे पड़ गया, किताब पे। तो यहाँ किताब पे फल पड़ गया, राम पढ़ता है तो ठीक है, किताब पे फल पड़ गया। लेकिन अगर आता है राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो पढ़ना यहाँ क्रिया है, इसके बगल में कौन है, राम, तो राम पे फल पड़ गया। ठीक है, अब इसी से हम डिफिनेशन बनाए, ध्यान से सुनना। एक चीज आप ये बताओ कि इसमें कोई आपको कर्म दिख रहा है, कर्म दिख रहा है, कर्म नहीं है, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट कुछ है इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पे कर्म है किताब। तो सकर्मक और अकर्मक में क्या होगा कि क्रिया का फल कर्ता पे पड़ेगा, क्रिया का फल कर्ता पे पड़ेगा, और इसमें कर्म है नहीं। देखो इसमें कर्म है, तो कर्म नहीं है किसमें, इसमें देखो कर्म रहित है ना, ये कर्म रहित है ये, तो क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, राम पे, कर्ता पे पड़ रहा है, इसमें तो कर्म है ही नहीं, तो कर्म रहित है, इसका मतलब यही है अकर्मक। तो इस सेंटेंस को या इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, अकर्मक। फिर से सुनना ध्यान से, परिभाषा हम क्या बनाएंगे, अकर्मक का शाब्दिक अर्थ है कर्म रहित, कर्म रहित। इसमें हम परिभाषा अर्थात में, और हम परिभाषा ऐसे बना सकते हैं कि अकर्मक का शाब्दिक अर्थ है कर्म रहित, अर्थात वैसा क्रिया जिसका फल कर्ता पे पड़ता है, डायरेक्ट करता। हाँ, इसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे, अकर्मक। और सकर्मक में क्या कहेंगे, सकर्मक जब भी आएगा, देखो सकर्मक कर्म के साथ आएगा, है ना, तो सकर्मक का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, कर्म सहित, अर्थात वैसा क्रिया जिसमें क्रिया का फल कर्म पे पड़ता है, इसमें एक कर्म हमेशा रहेगा, एक कम से कम एक कर्म रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे सकर्मक, है ना। आते हैं फिर से, अकर्मक और सकर्मक का क्या मतलब है, अकर्मक का मतलब है कर्म रहित, सकर्मक का मतलब है कर्म सहित। अकर्मक का मतलब क्या होगा, इसका फल किस पे पड़ेगा, कर्म है नहीं तो किस पे फल पड़ेगा, कर्ता पे। सकर्मक में क्या होगा, कर्म है तो फल किस पे पड़ेगा, कर्म पे। बस इतना ही सा बात है। अगर आप इसको लॉजिकली समझना चाहो तो मैं आपको बताऊं, अगर मान लो आप कोई गलती कर देते हो, है ना, मनीष को ही ले लेते हैं, सुबह कोचिंग जा रहे हो और किसी को तुम छेड़ दिए, अगला दिन क्या होगा, अगर मान लो शाम को करके आए हो तो सुबह में तुम्हारे घर लोग पहुंचेंगे, लेकिन तुमको पता चल गया है कि गलती हो गई है। अब तुम्हें लग रहा है कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो हो सकता है कि सुबह मेरे घर पे कुछ लोग आएंगे तो हम पिटा भी सकते हैं, तो तुम क्या करोगे, रात को निकल जाओगे, कहोगे कि अरे चलो अब यहाँ से भाग ही जाते हैं, आएंगे 1 महीना बाद। सुबह में तो लोग आएंगे ही, तो आएंगे तो फल किस पे पड़ेगा, तुमको गाली देंगे या घर वाले को सुनेंगे। तो अब इसमें क्या होगा ना कि कर्म नहीं होने की वजह से, तुम नहीं होने की वजह से, क्योंकि तुम ही तो कर रहे थे तो करता तुम ही थे तो एक इंसान था, अब यहाँ पर कर्म ट्रांसफर हो गया है, तुम किए लेकिन अब तुम नहीं रहे, तो इसका फल किस पे पड़ गया, तुम्हारे घर वाले पे। लेकिन ये फल कैसा है, बुरा फल है ना, गाली कौन सुन रहा है, घर वाला। तो ऐसा भी होगा कि हम यहाँ पे ना कर्म अपना ट्रांसफर भी कर देंगे समझ रहे हो, कर्ता अगर यहाँ से गायब तो फल किस पे पड़ जाएगा, कर्म। मतलब लॉजिकली थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, बाकी परिभाषा सही आपको, ये शब्द है ना, यही बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हाँ हमारे को ऐसे परिभाषित करो, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संरचना या प्रयोग के आधार पे, फिर हम लोग काल के आधार पे पढ़ेंगे, इसमें नहीं, पहले हम काल पढ़ लेंगे, फिर वहां पढ़ेंगे क्रिया का काल के आधार पे वर्गीकरण, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, ये दोनों समझ में आया। अगर आप कहो तो इसमें थोड़ा सा और चीजें हम बढ़ा सकते हैं कि जो सकर्मक होता है ना, इसमें 2 होता है, एक कर्मक और
तो एक कर्मक में क्या होगा, एक कर्म, द्वि कर्मक में क्या होगा, दो कर्म। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक की पहचान अगर करना हो तो आप कुछ ट्रिक्स भी है उसके आधार पर भी, ये तो पता चल गया ना कैसे पहचानेंगे, एक ट्रिक्स भी आपको हम दे रहे हैं जिससे आप स्पष्ट समझ पाओगे या पकड़ पाओगे। सकर्मक और अकर्मक का पहचान का तरीका क्या है, पहचान का ट्रिक्स क्या हो सकता है, तो देखोगे ध्यान से, हम कोई जो दिया गया सेंटेंस रहेगा, जो वाक्य रहेगा, उस वाक्य को पढ़ेंगे और क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे क्या और किसको, दो प्रश्न हम करेंगे, क्या और किसको। आंसर मिल जाए तो समझने तो अगर वाक्य में दिया हुआ जो सेंटेंस है, जो दिया हुआ बातें हैं उसको पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे क्या और किसको, तो जब हमको आंसर मिल जाएगा, एक का आंसर मिलेगा तो एक कर्मक, दो का आंसर मिलेगा तो द्वि कर्मक, आंसर नहीं मिला तो अकर्मक, आंसर मिला एक का भी तो सकर्मक। ठीक है, जैसे राम पढ़ता है, अब ध्यान से सुनना, अब यहां लोग एक और ले लेते हैं, पहले राम किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो राम क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, आंसर मिला है नहीं, मिला है ना, क्या का आंसर मिल गया, राम किसको पढ़ता है, नहीं, तो यहां किताब को नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो ये जो इसका अर्थ लेंगे निर्जीव और इसमें क्या आएगा, सजीव। तो देखोगे राम क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो आंसर मिल गया। और राम किसको पढ़ता है, तो ऐसे तो हम किताब कह सकते हैं, कई बार लोग कह देते हैं, लेकिन नहीं कहेंगे यहां पर, क्योंकि किताब सजीव नहीं है। ठीक है, तो हमको एक आंसर मिला। ठीक है, तो इसमें कर्म है, इसलिए हम लेके आ जाएंगे कहां पे, सकर्मक में, और कौन सा है, एक कर्मक, क्योंकि एक कर्म है। लेकिन यहीं पे ऐसा रहता कि मैं बच्चों को हिंदी पढ़ा रहा हूं, हिंदी पढ़ा रहा हूं, आंसर करो, क्वेश्चन करो इससे, मैं बच्चों को क्या पढ़ा रहा हूं, तो हिंदी, एक आंसर मिला। मैं किसको हिंदी पढ़ा रहा हूं, बच्चों को, तो दो आंसर मिला। इसका मतलब हमको द्विकर्मक में यहां रख देंगे, बोलो है नहीं, तो ये द्विकर्मक में आ जाएंगे, एक कर्मक में आएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है, जब हम प्रश्न करते हैं तो प्रश्न में हमें जो आंसर मिलता है वो संभावना पे भी हो सकता है, मतलब अभी मान लो उस वाक्य में नहीं होगा चलेगा, लेकिन संभावना भी होगा तो आंसर होगा, क्योंकि क्रिया में बताया गया है। हाँ, क्रिया में हमने बताया है आपको। अब देखो ध्यान से, राम पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, तो कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा, या तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, किताब पढ़ रहा होगा, कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा, और वहां पे एक ऑब्जेक्ट होगा, बोलो है नहीं। तो जब भी अगर पढ़ना है, ऐसे अगर होता है क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में कौन अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, तो अब वाक्य ही नहीं देंगे, वो ऐसे भी कर सकते हैं ऑप्शन में, ऐसे निम्न में कौन अकर्मक क्रिया है, और उसमें लिख देंगे पढ़ना, लिखना, हंसना, है ना, और पढ़ाना, ऐसा। अब हम इसी से क्वेश्चन करेंगे, क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता होगा, क्या लिखता है, पत्र लिखता होगा, किताब लिखता होगा, कुछ तो लिखेगा, संभावना है कि नहीं। पढ़ाना, क्या पढ़ाता हो, हिंदी पढ़ाता होगा, गणित पढ़ाता होगा, लेकिन हंसना, क्या हंसता है, क्या हंसता है, तो लगेगा कि राम हंसता है, तो राम तो करता हो गया ना, वो तो हंस ही रहा है, हंसना पे प्रश्न है, क्या हंसता है, मतलब हंसने में भी कुछ प्रकार है उसमें, क्या हंसता है, तो राम हंसता है, राम तो भाई, राम तो हंस ही रहा है, वो तो करता ही है। जैसे क्वेश्चन देखो कितना बड़ी बात है, इस क्वेश्चन को तुम देखना, आकाश में चिड़िया उड़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर उड़ते कहता तो हम कहते कि आंसर अगर ऐसे रहता तो दोनों होने की संभावना थी, लेकिन इसमें देखो ये जो उड़ते हैं ना, अकर्मक क्रिया है, कहोगे कैसे। अब प्रश्न हम कर रहे हैं कि क्या उड़ता है, तो कह देंगे चिड़िया उड़ता है,
है ना, कह देंगे ना। लेकिन तुम हमको बताओ कि क्या उड़ता है जो चिड़िया तुम आंसर बोल रहे हो, क्या वो कर्म है कि वही करता है? काम कौन कर रहा है? चिड़िया है तो उड़ रही, तो करने वाला ही चिड़िया है। देखो कोई ऐसा वाक्य नहीं हो सकता ना जिसमें कर्ता ना हो, कर्म के कोई बिना। शब्द है जो कर्म और क्रिया दोनों- कोई ऐसा वाक्य हो, कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें कर्म नहीं हो सकता है, लेकिन कर्ता तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये जो आपको वाक्य दिख रहा है कि आकाश में चिड़िया उड़ता है, तो हम प्रश्न कर दिए क्या उड़ता है, तो चिड़िया उड़ता है, तो ऐसे नहीं जल्दी में कर देंगे। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना, गवर्नमेंट जॉब वाले में ये सब आते हैं। तो इसमें आपको क्या देखना है कि आकाश में चिड़िया उड़ता है, क्या उड़ता है, चिड़िया उड़ता है, इससे आंसर नहीं लेके आएंगे, सेंस भी लगाना है कि भाई चिड़िया तो उड़ ही रहा है। जैसे क्या हंसता है तो राम हंसता है, तो राम थोड़ी हंस रहा है, क्या कैंसर राम नहीं आएगा, क्योंकि राम तो हंस ही रहा है, क्या हंस रहा है वो तो करता ही है, वो तो काम करने वाले लोग हैं ना, उसके अलावा खोजना है। जैसे इसमें देखो, मैं बच्चे को हिंदी पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या पढ़ाता हूँ, तो मैं करता हूँ ना, काम करने वाला मैं हूँ। अब पढ़ाने वाला एक सब्जेक्ट है हिंदी, किसको पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा लोग को पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, चिड़िया है जो उड़ रही है। अब हम क्वेश्चन पूछ दिए कि क्या उड़ता है, जो चिड़िया उड़ता है, भाई उड़ रहा है वही, वो तो करता ही है। तो सेंटेंस पर भी ध्यान देना है। जैसे एक बहुत बड़ा सेंटेंस एक और लेते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तुमको क्या लगता है इसमें गिरना है ना, ये गिरते, इसमें तुम्हें क्या लगता है, अकर्मक या सकर्मक? अकर्मक या सकर्मक? पेड़ से पत्ते गिरते, अकर्मक या सकर्मक? सकर्मक। हमने क्वेश्चन किया कि पेड़ से क्या गिरते हैं, तो पत्ते गिरते हैं, फट दे आंसर मारेंगे। एक्चुअल में देखो बात क्या है, ट्रिक्स हमेशा काम, अभी हम आपको परिभाषा से जो समझा रहे थे ना, वो बहुत जरूरी है। ट्रिक्स हमें 99% तक ले सही होते हैं, 100% ट्रिक सही होने से परिभाषा पे हमें बहुत ज्यादा गौर करना होता है। वैसा वाक्य, वैसा क्रिया जिसके साथ उसका फल किस पे पड़ना चाहिए, कर्म पे, तो हम कहेंगे सकर्मक, और फल किस पे पड़ता है, कर्ता पे, तो हम कहेंगे अकर्मक। यही बात हमेशा अप्लाई करना है। ट्रिक्स तो हम जल्दी से लगा लेते हैं, तो वो तो हमारी कमजोरी है कि हम नहीं समझ पाते तो ट्रिक्स खोजते हैं ना। वो तो आया हुआ है। लेकिन जब हम समझ जाएंगे तो ट्रिक्स क्यों खोजेंगे। अब यहाँ देखो हम तुम्हें क्या बता रहे हैं कि पेड़ से क्या गिरते हैं, तो आंसर तो आ गया पत्ते गिरते हैं, लेकिन तुम बताओ पेड़ तो खरा ही है, काम कौन कर रहा है, गिरने का काम ही पत्ता कर रहा है भाई। जैसे राम हंस रहा है ना, तो हंसने का काम कौन कर रहा है, राम। तो इसी तरह से जो गिरने का काम कौन रहा है, पत्ता। तो पत्ता इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, काम ही पत्ता कर रहा है। आकाश में कौन उड़ रहा है, चिड़िया, इसमें चिड़िया ही क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जब इसमें कर्म है ही नहीं, तो फल उस पर पड़ेगा ही नहीं, है ना। तो फल किस पे पड़ जाएगा, कर्ता पे। और जब हम प्रश्न करेंगे तो कर्ता ही आंसर में आ जाएगा। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे जब सेंटेंस पढ़ेंगे, तो वाक्य पढ़ेंगे, तो कि उसमें कर्म है या नहीं। तो इस दोनों में कर्म नहीं है, चिड़िया और पेड़ यहां करता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या से लगाएंगे, और जैसे मान लो यही एग्जांपल अगर ले और इसमें अगर उड़ना आ जाए, तो हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे ना क्या उड़ते हैं, तो कुछ ना कुछ आ जाएगा और कंडीशन बनेंगे। तो हम चूंकि ये तो वाक्य नहीं ना दिया है, तो यहाँ से कुछ आंसर करेंगे, तो इसको हम अकर्मक में भी रख सकते हैं और सकर्मक में भी रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इसको सकर्मक में रखना चाहेंगे। लेकिन जब वाक्य में दे देगा ऐसे वाक्य, तो उसको ध्यान से जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा अकर्मक है। ठीक है, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन देते हैं ना, तो उड़ना उसमें नहीं आएगा, ऐसे में वही आना जाना ये सब होता है। तो आपको क्या लगता है, जाना कौन सा क्रिया है, अकर्मक या सकर्मक? तो इसमें आंसर आएगा अकर्मक, क्योंकि राम जाता है, क्या जाता है ना। तो ये कौन होगा, अकर्मक। आना जाना हंसना, है ना, रोना, ये सब के सब होते हैं अकर्मक क्रिया। इसको ध्यान रखने जैसा चीज है। और ये दो एग्जाम्पल को हर हाल में याद रखना है, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इसको आगे हम लोग एक दो बार और रिकॉल करेंगे ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। हो गया थे। एक कर्मक और द्विकर्मक आपको याद रखना है। अगर एक कर्म मिल रहा है तो एक कर्मक, और दो कर्म मिल रहा है तो द्विकर्मक। एग्जाम्पल के तौर पे हो तो ये द्विकर्मक में लिख देंगे, है ना। माँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, क्या बनाती है, माँ खाना बनाती है। माँ किसके लिए खाना बनाती है, अपने बच्चों के लिए। तो इसमें दो कर्म है ना, तो इसलिए ठीक है, कोई दिक्कत। तो एक कर्मक और द्विकर्मक अगले क्लास में हम लोग प्रयोग या संरचना के आधार पर शुरू करेंगे।
और एक चीजें पीछे छूट गई है, उसको हम लोग कवर करेंगे। क्रिया के अंग कितने होते हैं, याद दिला देना, फिर हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिया के अंग कितने होते हैं, 2 होते हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, पर इस पर हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप जम के पढ़िए।